जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, झारखंड बीएड फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। 2 सितंबर से आपका काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रहा है। तो यहाँ पे काउंसलिंग को लेकर स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल हैं जो कमेंट सेक्शन में वे लोग पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे हम आपको उन्हीं सब सवालों के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। तो हो सकता है अगर आपके मन में कोई डाउट है काउंसलिंग को लेके, तो उन सभी डाउट का यहाँ पे आपको जो है जवाब मिल सकता है, कन्फ्यूजन जो है आपका दूर हो सकता है। तो काउंसलिंग करने से पहले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो वन बाय वन यहाँ पे हम आपको सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। पहला जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो ये है कि क्या कम मार्क्स वालों को पहला काउंसलिंग करना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूजन है कि उनको यहाँ पे काउंसलिंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि वैसे स्टूडेंट्स जिनका मार्क्स पॉजिटिव है, यानी कि प्लस में है, +1 भी है, +2 भी है, वे लोग भी यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे उनके लिए बाधा जो है वो नहीं है। तो चाहे आपका कितना भी मार्क्स कम है, चाहे 1 से ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है, प्लस में रहना चाहिए, तो आप काउंसलिंग यहाँ पे कर सकते हैं। पहले क्या होता था, अगर पिछले साल के रिकॉर्ड को देखा जाए तो वहाँ पे एक लिमिट दिया जाता था कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में 1 से लेकर 10,000 रैंक तक वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपका रैंक चाहे कितना भी है, आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी दुविधा वाला बात नहीं है। हम सभी स्टूडेंट से कहना चाहेंगे, आपका कितना भी रैंक है आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, पछताने वाला काम मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में हो सकता है आपको पछताना पड़े, आपको लगेगा कि हमें जो है वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कर देना चाहिए था, ठीक है। तो भले आपका यहाँ पे थोड़ा सा फीस चल जाए वो अलग बात है, लेकिन पछताने वाला काम मत कीजिएगा, काउंसलिंग कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर एक साथ सभी स्टूडेंट्स का काउंसलिंग मांगा जा रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ सोच समझ कर ही मांगा जा रहा होगा, ठीक है। तो आपको मौका मिल रहा है तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, चाहे आपका कितना भी कम मार्क्स है। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कम मार्क्स है तो आप लोग ज़्यादा डिमांडिंग कॉलेज को नहीं फिल कीजिएगा। चॉइस जब फिलिंग कीजिएगा काउंसलिंग के दौरान, तो आप लोग ज़्यादा डिमांडिंग कॉलेज को या फिर गवर्नमेंट कॉलेज को अप्लाई नहीं कीजिएगा, और प्रयास कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज का यहाँ पे सिलेक्शन करने का, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका रैंक 10,000 है और वो लोग जो है केवल गवर्नमेंट कॉलेज ही सिलेक्ट कर दिए, तो उस केस में आपको नहीं मिलने वाला है कॉलेज, ठीक है। तो आप लोग अपने रैंक के हिसाब से जो है वो थोड़ा सा कॉलेज का सिलेक्शन कीजिएगा। बाकी अगर आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा कि फर्स्ट में आप सरकारी कॉलेज का नाम डाल दीजिएगा, सेकेंड में भी डाल दीजिएगा, बाकी 8-9 लिस्ट में क्या करना है कि 8-9 में आपको कोई भी प्राइवेट कॉलेज का नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट में सरकारी, सेकंड में सरकारी, तीसरा में कोई सेमी डाल दीजिएगा, बाकी आप जो वो नीचे प्राइवेट को डालते हुए चल जाइएगा। तो कम से कम 10-12 कॉलेज आप लोग जरूर यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। दूसरा जो सवाल है वो है आपका सरकारी कॉलेज किसको मिलेगा। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि वैसे स्टूडेंट्स जिनका जो मान लीजिए कि ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी में BC1 हो गया, BC2 हो गया, या फिर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इस कैटेगरी में अगर बात किया जाए तो 500 से अगर आपका कम रैंक है, 500 CML रैंक के बारे में बात किया जा रहा है, 500 से कम है, तभी आप सपना देखिएगा, तभी आप जो है यहाँ पे उम्मीद लगाइएगा कि आपको सरकारी मिलेगा। हालांकि जिसका 400 रैंक है, 350 रैंक है, उसका यहाँ पे चांस नहीं बनता कि पहला राउंड काउंसलिंग में उनको सरकारी मिल जाए, चांस बहुत कम है उनको। हाँ, सेकेंड राउंड में या थर्ड राउंड में सरकारी कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में उम्मीद कम है। तो अगर आपका 500 से कम रैंक है और अगर आप सरकारी कॉलेज के लिए फिल करते हैं और आपको अगर किसी कारणवश नहीं मिल पाता है सरकारी कॉलेज, तो आप लोग सेकेंड काउंसलिंग में भी ज़रूर फिल कीजिएगा। सेकेंड में नहीं मिल पाता, थर्ड में भी ज़रूर कीजिएगा, यानी कि लास्ट काउंसलिंग तक आपको जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट में नहीं मिलेगा, कोई प्राइवेट मिल गया तो आप प्राइवेट में एडमिशन ले लें, नहीं, सेकंड तक आप जा सकते हैं, थर्ड तक आप जा सकते हैं, कम से कम तीसरा काउंसलिंग तक आप लोग जरूर जाइएगा। बहुत उम्मीद है कि आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये बात हो गया। अगर ST SC के बारे में बात किया जाए तो ST SC के बारे में बात किया जाए तो ST को
4000 तक भी रैंक है एसटी का, ठीक है। 4000 तक भी अगर सीएमए रैंक है तो आप लोग यहाँ पे सरकारी का उम्मीद लगा सकते हैं। फिर वही बात हो जाता है कि अगर 3500 3000 रैंक है तो हो सकता है आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ना मिले, लेकिन तीसरा चौथा जाते जाते आपको यहाँ पे मिल सकता है। 4000 से कम रैंक है तो एससी का बात करें तो 2000 रैंक आप मान के चलिए, 2000 रैंक तक है तो आपको जो वो अंतिम काउंसलिंग तक सरकारी कॉलेज मिल सकता है। बाकी पीएच स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है, और ख़ास करके कि अगर आप पीएच स्टूडेंट्स हैं, ऊपर से अगर आप कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो आप लोग जो वो जरूर यहाँ पे सरकारी कॉलेज को फिल कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन मिलता है, आपको मिल जाएगा। तीसरा सवाल है आपका अपीयरिंग स्टूडेंट्स का क्या होगा या फिर कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं, क्या वो अप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे, उसके बारे में आप जान लीजिए। देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पीजी के लास्ट सेमेस्टर में होंगे या फिर ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में होंगे, जिनका यहाँ पे रिजल्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ होगा, क्लियर नहीं हुआ होगा। तो उनको क्या करना है, तो देखिए इस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है एक अंडरटेकिंग फॉर्म निकाला जाता है। एक अंडरटेकिंग फॉर्म का जो फॉर्मेट दे दिया जाता है और उसमें आपको साइन करके जो जमा दिया जाता है। जमा आप करिएगा तो आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अपीयरिंग एडमिशन कोटा से जो आपको यहाँ पे अपीयरिंग कैटेगरी में एडमिशन मिलता है, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करना है, अगर आपसे फॉर्म भरवाया गया है तो जाहिर सी बात है आपका एडमिशन यहाँ पे लिया जाएगा। यूनिवर्सिटी के द्वारा एक अंडरटेकिंग फॉर्म दिया जाता है, आप उसको अप्लाई करके जिस भी कॉलेज में आपको सीट अलॉट किया जाएगा वहाँ पे जाके आप जमा कर सकते हैं, आपको वहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। बाकी जब आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा आपका डिग्री, आपको जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा तब आप वहाँ पे जाके जो है जमा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें और एक कैटेगरी का स्टूडेंट्स आते हैं जो किसी सेमेस्टर में जिनका बैक लग गया है, जो फेल हो गए हैं, वे लोग अप्लाई नहीं कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपको पिछला जो भी सेमेस्टर है उनको यहाँ पे क्लियर करने में ज़्यादा समय लग जाए और तब तक आपका रिजल्ट यहाँ पे नहीं आए, तो उन लोगों को खास करके यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगर आपका लास्ट डिग्री कंप्लीट होने से पहले पिछला वाला भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 4th सेमेस्टर में है और 4th सेमेस्टर का फाइनल रिजल्ट आने से पहले अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में मान लीजिए बैक आपका लगा हुआ है, वो क्लियर हो जाता है तो आप जो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग उसको देख लीजिएगा, अगर आप उसको मैनेज कर सकते हैं तो आप अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो फिर आप इस साल रहने दीजिएगा। एडमिशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी मैंने आपको पहले भी बता दिया था और फिर से भी मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप काउंसलिंग कीजिएगा, काउंसलिंग के बाद जो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर देखने को मिलेगा ना, उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स लिस्ट दिया हुआ रहता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रख सकते हैं। फिर भी हम आपको यहाँ पे लिस्ट जो है वो दिखा देते हैं, ताकि अभी से जो है वो आप अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा। तो देखिए ये है आपका डॉक्यूमेंट्स लिस्ट, ठीक है। और जब भी आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे पहली बार क्या होता है, आपके जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं वो आपको यहाँ पे वेरीफाई करवाना होता है। वो लोग एक बार देखेंगे, फिर आपको वापस जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट दे देंगे और वे लोग केवल जेरोक्स वाला कॉपी जो है वो रखेंगे। तो यहाँ पे आप पूरा लिस्ट को देख लीजिए, सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। अच्छा, अगला जो सवाल है वो है आपका, इस बार किस किस कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। तो देखिए पहले भी मैंने आपको बताया था कि झारखंड के कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिनकी मान्यता यहाँ पे रद्द कर दी गई है, लेकिन अब जिस भी कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई थी उन सभी को फिर से वापस जो मान्यता दे दी गई है, ठीक है। और आप एनसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर इस चीज़ को देख सकते हैं। वहाँ पर जब आप जाइएगा तो 2 कॉलम वहाँ पे आपको मिल जाएगा, एक मान्यता प्राप्त संस्थान, दूसरा मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं है उनका लिस्ट, ठीक है। और वहाँ पे अगर आप झारखंड के कॉलेज को देखिएगा तो सभी कॉलेज ऐसा है जिनको मान्यता प्राप्त है, कोई भी कॉलेज का लिस्ट आपको दिखाई नहीं देगा जिनकी मान्यता यहाँ पे रद्द कर दी गई है। तो उम्मीद ऐसा लगाया जा रहा है कि इस बार सभी कॉलेज में एडमिशन होगा। बाकी इस बात का कंफर्म जानकारी आपको काउंसलिंग में मिल जाएगा, क्योंकि काउंसलिंग में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पर सारा लिस्ट दिया हुआ रहता है, ठीक है, कि आपके यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा कॉलेज है जहाँ पे आपको इस बार एडमिशन होना है, ठीक है। बाकी आप एनसीटी की वेबसाइट में भी एक बार जाके चेक कर सकते हैं। प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में कौन सा अच्छा है, तो देखिए अगर फीस के बारे में बात किया जाए तो मैक्सिमम जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, दोनों का फीस एक समान है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बात करें सिटी कॉलेज के बारे में ही बात करेंगे, बोकारो सिटी कॉलेज के बारे में, इसका अगर आप तुलना करेंगे किसी भी प्राइवेट कॉलेज से इसके आसपास वाले, तो फीस जो है एक समान है। तो अगर
आप भी ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पे प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का फीस एक समान है, तो फिर आप जो प्राइवेट की ओर जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। प्राइवेट में क्या होगा, थोड़ा सा टीचर्स के द्वारा सभी चीज़ें मैनेज कर दिया जाएगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे छूट देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर आप किसी कारणवश स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह नहीं भी जाते हैं तो टीचर्स जो आपके अटेंडेंस को मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत फाइन लेके जो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन सेमी गवर्नमेंट में क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, वहाँ पे आपको क्लास वगैरह जाना पड़ सकता है या फिर नियम वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा जो फॉलो करना पड़ सकता है। तो फीस अगर समान है तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके सामने आपके नज़दीक जो भी कॉलेज है आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मालूम ही होगा कि अच्छा खासा स्कॉलरशिप आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये वाला आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। हाँ, कुछ कुछ ऐसे भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पे आपको प्राइवेट की तुलना में कम फीस देखने को मिलता है, तो अगर फीस कम है तो आप लोग फिर सेमी गवर्नमेंट की ओर जा सकते हैं। बाकी फीस अगर बराबर आपको देखने को मिलता है तो आप प्राइवेट की ओर जा सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गया। और मैक्सिमम जो प्राइवेट कॉलेज है फिलहाल आपका झारखंड में 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक फीस आपको देखने को मिल सकता है। बाकी एक न्यूज़ ऐसा भी आया था जहाँ पे सभी प्राइवेट कॉलेज का फीस जो है एक समान करने की बात कही गई थी। अब एडमिशन के बाद ही आपको पता चलेगा कि फ़ीस एक समान किया गया है या फिर ये लोग जो अपना मनमानी करते हैं, वो बात की बात है, वो एडमिशन के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। लेकिन चांस इसका कम बनता है कि सभी कॉलेज में एक समान फीस होगा। भले कितना नियम बन जाए लेकिन कॉलेज वाले जो मनमानी यहाँ पे करते हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं जो अपनी मनमानी करते हैं, ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग फीस लेते हैं। तो ये कॉलेज पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया आपका कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो स्टूडेंट्स के द्वारा बार बार पूछे जा रहे थे। अगर इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल बच जाता है, कोई सवाल है, तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और अगर आप टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए होंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।